फाइनली पैसा वहाँ आता है जहाँ ग्रोथ होता है, जहाँ प्रॉफिटेबिलिटी होता है। यदि आपने बॉम्बे की लोकल ट्रेन में सर्वाइव करना सीख लिया तो अब आप एकदम तैयार हो। वैल्यूएशंस काफ़ी करेक्ट हो गए हैं आईटी के अंदर में, बट वहाँ पे एक फंडामेंटल अनसर्टनिटी है कि एआई का क्या इम्पैक्ट होगा। खाली एआई आईटी को इम्पैक्ट नहीं करेगा, हर रोल जिसमें अपने को इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करना पड़ता है। देखिए, हम गाड़ी रेयर व्यू मिरर देख के नहीं चलाते। यदि रेयर व्यू मिरर आप देख के गाड़ी चलाओगे तो आपकी गाड़ी ठुकेगी। रोशनी को समझने के लिए अंधकार को महसूस करना बहुत ज़रूरी होता है। आज की कॉन्वर्सेशन हम करने वाले हैं सर के साथ, और सर का इंट्रोडक्शन नाम देने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं। सर आज के दिन मैनेज कर रहे हैं मोर देन 35,000 करोड़ ऑफ कैपिटल। सीआईओ है वाइट ओक के। और सबसे इंटरेस्टिंग मुझे वाइट ओक की फिलॉसफी में ये पसंद आता है कि इनका ऐसा नहीं कि एक कैटेगरी का एक फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और वो भी ऐसा नहीं कि हमें नंबर 1 फंड चाहिए। ऑलमोस्ट इनके सारे कैटेगरीज के सारे फंड आप देखोगे तो आई डोंट नो हाउ दे डू इट, पर सब लोग टॉप क्वार्टाइल में रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो मिड कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, मल्टी कैप हो, विदाउट टेकिंग एनी एडवाइस, बिकॉज ये कोई एडवाइस नहीं, कोई टिप नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस हम डिस्कस कर रहे हैं। बट ये कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को एक बड़े मार्जिन से बीट कर रहे हैं। तो आज के इस कंप्लीट एपिसोड में, कंप्लीट स्टडी में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं सीआईओ सर से, रमेश सर से, कि किस तरीके से वो अपना फंड सिलेक्शन करते हैं, स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं। प्रोबेबली ये आपको भी हेल्प करेगा। क्या मिस्टेक्स है जो सर को दिख रही है कि यार लोग इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, क्योंकि सर के कुछ बड़े फेमस स्टेटमेंट्स है जो मीडिया में आ रखे हैं, उन स्टेटमेंट के अराउंड भी हम बात करेंगे कि उसका मतलब क्या है, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, आज के सिनेरियोज में कौन से थीम्स प्ले कर सकते हैं, बिकॉज ये कंटिन्यूअसली आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो कुछ तो थीम्स होगा, कुछ तो माइंडसेट होगा इनका। तो ये सारी बातें हम करने वाले हैं आज की कंप्लीट कॉन्वर्सेशन में। सर सबसे पहले वेलकम है। थैंक यू। एंड सबसे मजेदार बात यह है कि सर आप भी कुछ अपनी रूट्स राजस्थान से रखते हैं, और मैं भी राजस्थान से आता हूँ। सेकंड मजेदार बात, मैं तो हिंदी राजस्थान में हिंदी मीडियम में स्कूल में पढ़ा हूँ। नहीं, मैं इंग्लिश में था लेकिन मैंने इनिशियल ईयर्स में हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ। इंटरेस्टिंग, मतलब हिंदी मीडियम में भी बहुत अच्छी स्किल्स पढ़ाई जा रही है, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। और मजेदार बात ये है कि सर सीए भी है, सीएफए भी है, तो हम लोग डिग्री शेयर करते हैं। बट सर आप साथ में एमबीए भी हो, आपने हेज फंड को पहले मैनेज किया है, उसके बाद अब आप सीआईओ का रोल प्ले कर रहे हो इन वाइट ओक। ये जर्नी क्या है और इस जर्नी में क्या सीखने को मिला है? सो देखिए, आई थिंक मैंने सबसे पहले सीए डिग्री की, एंड आई थिंक सीए इज़ एन एक्सट्रीमली, अमॉन्ग ऑल द डिग्रीज आई हैव, द डिग्री दैट आई एम मोस्ट प्राउड ऑफ। सो जैसे सीए के अंदर में मुझे बहुत सॉलिड फाउंडेशन मिली। फर्स्ट अबाउट अकाउंट्स, जो बिजनेस की लैंग्वेज है, भाषा है, फाइनेंस, टैक्सेशन, कॉर्पोरेट लॉ, एंड ऑडिट के दौरान, आर्टिकलशिप के दौरान आई ट्रैवल्ड अक्रॉस द कंट्री। हर तरह के बिजनेस में ऑडिट किया, बहुत टाइम स्पेंड किया, चाहे वो स्टील प्लांट हो, टायर प्लांट हो, आपका एनबीएफसी हो, बैंक हो, हर तरह को बिजनेस। ये कौन से साल में पास हुआ था सर? सो इट वाज आर्टिकलशिप किया था मैं 98 से 2001, राइट। सो स्टाइपेंड क्या होता था, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, की उस समय क्या चलता था सर स्टाइपेंड? फर्स्ट ईयर में 300 रुपये महीने मिलता था, बस का भाड़ा भी कवर नहीं होता था। पर एक्सपेंडिचर रिम्बर्स होते थे उस समय सर? नहीं। अच्छा, नहीं होते थे। 300 रुपये पर मंथ मिलता था। बिग फोर वाले कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है। सो एंड एक्चुअली जब इंटर पास करते हो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है, आफ्टर यू पास इंटर। वो लगता था कि बहुत पैसे मिल रहे हैं। दोज वर द डेज। एंड then I think the value of an MBA degree was, ये CA और CFA के अंदर में आपको नंबर समझ में आते हैं, जो लैंग्वेज है, बट नंबर एक रिजल्ट होते हैं, बिजनेस के एक रिजल्ट होता है। एक बिजनेस बनता है कस्टमर से, एक बिजनेस बनता है प्रोडक्ट से, एक बिजनेस बनता है ऑर्गेनाइजेशन से, पीपल से। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इनपुट है जो नंबर्स जनरेट करते हैं। तो इसलिए वो MBA की पढ़ाई मुझे बहुत वैल्यूबल लगी, क्योंकि मुझे बिजनेस को खाली सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना नहीं सीखा, जो CA CFA में सीख लिया था, बट MBA के अंदर वो समझना चाहिए कि क्या इनपुट जाता है एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनने के लिए, क्या वैल्यू क्रिएशन क्या होता है, कैसे बिजनेस सक्सेसफुल होते हैं, क्या गलतियों से फेल होते हैं। एंड अक्सर ये फाइनेंस से भी कम रिलेटेड होते हैं। कभी कभी फेल होते हैं क्योंकि आपने कस्टमर का ध्यान नहीं रखा, आप फेल होते हैं क्योंकि यू नॉट टेकन केयर ऑफ एम्प्लॉइज, you're not taking care of the broader society in which you operate. उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हो, तभी बिजनेस फेल हो जाता है। तो इसलिए दैट बहुत अच्छा फाउंडेशन था ये। इंटरेस्टिंग। और हेज फंड में क्या सीखा सर? देखिए, हेज फंड का एक एडवांटेज था कि हेज फंड के अंदर में आपको फ्रीडम होता है।
आपको कंस्ट्रेन कम होते हैं। एंड जो मैं हेज फंड में काम कर रहा था, हम लोग लॉन्ग भी करते थे, शॉर्ट भी करते थे, मल्टीपल एसेट क्लासेस भी करते थे। मैंने काफ़ी डिस्ट्रेस भी किया हुआ है, डिस्ट्रेस डेट भी किया हुआ है। इनफैक्ट प्रोफेशनली रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, और वो भी आउटसाइड इंडिया। एंड हेज फंड के अंदर में मैं नॉट ओनली इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किया है, बट मल्टीपल जोग्राफीज में इन्वेस्ट किया है। सो कैपिटल क्या मैनेज करते सर उसमें आप? तो उसमें हमारे फंड में वी यूज्ड टू हैड एट अ हाईएस्ट लेवल पे $500 मिलियन होता था, US डॉलर। आई वाज पार्ट ऑफ अ टीम, मैं काफ़ी यंग था उन ईयर्स के अंदर में। सो उसमें एक सीखा कि एक दुनिया को ना खाली इंडिया पे फोकस नहीं सीखा। फॉर एग्जांपल आप सरप्राइज होंगे, बट मैंने बांग्लादेश में बहुत इन्वेस्ट किया है इक्विटीज़ के अंदर, मैं श्रीलंका में भी किया है, काफ़ी ट्रैवल किया है इन जोग्राफीज़ में। सो अलग अलग कंट्रीज़ को देखने का मौका मिला। एंड उससे मुझे एक सरप्राइज लर्निंग हुई कि जब मैं दुनिया में इन्वेस्ट करने लगा इंडिया के बाहर, तो मैं इंडिया को ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगा। इंटरेस्टिंग। क्योंकि रोशनी को समझने के लिए अंधकार को महसूस करना बहुत ज़रूरी होता है। जब मैंने समझा कि इंडिया की रोशनी कितनी अच्छी है, जब दूसरी जगह अंधकार देखा, देन आई रियलाइज कि ये इस कंट्री क्यों सक्सेसफुल है और क्यों सक्सेसफुल फ्यूचर में रहेगी। क्या है कारण सर? बट अभी तो FIS तो भागे जा रहे हैं सर, रुक ही नहीं रहे। देखिए, ये शॉर्ट टर्म फिनोमेना है। हम बात करें कंट्री की सक्सेस की स्टोरी, एंड देर आर ऑलवेज बहुत सारे अलग अलग पीरियड हुए हैं जब FI ने इंडिया से सेल किया है। 8-9 में किया था, 13 के अंदर में किया था, टेपर टेंट्रम पे तब हुआ था, बहुत फेजेस हुए हैं। बट आई थिंक फाइनली पैसा वहाँ आता है जहाँ ग्रोथ होता है, जहाँ प्रॉफिटेबिलिटी होता है दुनिया में कहीं पे भी, और एक इन्वायरमेंट होता है बिजनेस करने के लिए। आई थिंक इंडिया की जो ग्रेटेस्ट सक्सेस स्टोरी है, दैट जो मेरा व्यू है वो है, आई थिंक वन इज़ हार्डवर्किंग पीपल। बहुत हार्डवर्किंग लोग होते हैं इंडिया में। हर चीज़ में एक स्ट्रगल होता है। आपका कॉलेज में एडमिशन बहुत बड़ा स्ट्रगल होती है, बहुत बड़ी फाइट होती है एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन होने के लिए। यदि आपने बॉम्बे की लोकल ट्रेन में सर्वाइव करना सीख लिया, तो अब आप एकदम तैयार हो, यू आर रियली हार्ड वर्किंग। सेकेंडली, सबसे ज़्यादा इस कंट्री ने एजुकेशन पे फोकस किया। एवरी पेरेंट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी जो फोकस रहता है बच्चों की पढ़ाई है। आज मैं भी और मेरी वाइफ भी सबसे ज़्यादा अपने बच्चों की पढ़ाई ही डिस्कस करते हैं। एंड देखिए क्या इंडस्ट्रीज़ में इंडिया टॉप वर्ल्ड लीडर है, IT में है और फार्मा में है। दोनों ब्रेन्स का ही बिजनेस है, इंटेलेक्ट का ही बिजनेस है। इनफैक्ट जहाँ हमें लैंड, लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स से डील करना पड़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग जो स्टोरी है, वहाँ तो हम एक्चुअली पीछे हैं। बट एक्चुअली हमारी लीडरशिप कहाँ पे है? जहाँ पे इंटेलेक्ट लगता है। और इवन जो AI के अंदर में अब जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, लॉट ऑफ ग्लोबल कंपनियाँ बोल रही है कि सबसे ज़्यादा AI प्रोफेशनल्स है इंडिया में। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ इंडिया। सर लेकिन जैसे FIS की बात हुई ना, FIS ने बेचा है पहले 2007-8 में, 8-9 में भी बेचा, 13 में भी बेचा, इवन 17-18 के आसपास स्मॉल कैप्स में तो बहुत बेचा। बट बैक टू बैक 2-3 साल ऐसा नहीं हुआ है कि रेगुलरली बेच रहा है। और यहाँ पे बेचने का मेन कारण रुपी डेप्रिसिएशन को भी दिया जा रहा है। क्या माइंडसेट है सर इस पर? नहीं, देखिए, रुपी लॉन्ग टर्म में 3-3.5% डिप्रिशिएट करता है। आई थिंक रुपी डिप्रिसिएशन स्टोरी नहीं है, ये तो हमेशा होता है और हमेशा। और जिस तरह यदि इंडिया का इन्फ्लेशन US इन्फ्लेशन से लॉन्ग टर्म ज़्यादा रहेगा तो डिप्रिसिएशन चलते रहेगा। सो स्टोरी रुपी डिप्रिसिएशन के लिए। रुपी दो चीज़ों की है। जब लोग एलोकेट करते हैं, और हम जब लेट से इंडिया में भी एलोकेट करते हैं, किस सेक्टर में करते हैं, स्टॉक में क्या करते हैं, हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कहाँ ग्रोथ अच्छा है, कहाँ वैल्यूएशन सही है, और ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। ये पैसा यहाँ नहीं डालेंगे तो कहाँ डालेंगे? एक ग्लोबल इन्वेस्टर ये देखता, वन ऑफ द रीजंस इंडिया ने अच्छा किया काफ़ी साल तक, इज़ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी काफ़ी लिमिटेड थी। पर्टिकुलरली चाइना में स्ट्रगल थी, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ वहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप के कारण। एंड इवन ये जो अभी ताइवान और कोरिया भी स्टोरी वापस आ गई है क्योंकि AI की स्टोरी आ गई है। तो एक वर्ल्ड में एक बड़ा नया लास्ट 2 साल से एक बड़ा फिनोमेना चालू हो गया है AI का। AI में इंडिया के पास स्टोरी नहीं है। इनफैक्ट ये एक कॉमन बिलीफ है कि IT को प्रॉब्लम होगी AI से, ये बिजनेस श्रिंक करेगा। एंड जो AI कंपनीज है, वेर आर दे, कहाँ से आती है? ये आती है अमेरिका से आती है, चाइना से आ रही है। एंड प्लस जो AI का इकोसिस्टम है वो है ताइवान में है, कोरिया में है, जापान में है, एक यूरोपियन कंपनी है ASML, वो भी है। सो इंडिया के पास वो स्टोरी नहीं है आज की डेट पे, राइट? जिसकी वजह से पैसा निकल रहा है मेन। हाँ, एंड वहाँ इन कंट्रीज में पैसा गया है, बाय द वे, ऑल दिस कंट्रीज में पैसा गया। तो वेरी क्लियरली पैसा कहाँ मूव कर रहा है। बट एक इन्वेस्टिंग मैंने लेसन सीखा है कि कोई भी कंट्री, कोई भी एसेट क्लास या कोई भी स्टॉक फॉरएवर आउट परफॉर्म नहीं करता।
सबका टाइम आता है. सो अभी शायद हम लोग आउट ऑफ फेवर है और वो मार्केट्स इन फेवर है. बट यदि आप पूरे 10 ईयर्स में देखेंगे, जस्ट टू रिमाइंड यू, यदि 18 महीने पहले चाइना का मार्केट में 20 साल पैसा नहीं बना था. प्लीज अंडरस्टैंड. तो जब कोई जगह कोई सेक्टर, कोई स्टॉक, कोई मार्केट में इवन 10 साल पैसा नहीं बनता है ना, और वहाँ ग्रोथ होता है, तो ऑटोमेटिकली वो सस्ता हो जाता है कंपाउंडिंग से. हाँ, वो वहाँ के वैल्यूएशंस तो डर्ट चीप है अभी भी. तो देखिए इंडिया में भी हुआ है ना. आप एक डिफरेंट स्टोरी देखते हैं इंडिया में प्राइवेट बैंक पहले 2020 तक प्राइवेट बैंक के स्टॉक चलते थे, एंड PSU बैंक पूरा 2010 to 20 अंडर परफॉर्म किए, एंड उसके बाद इतने सस्ते हो गए और सडनली फंडामेंटल्स इंप्रूव हो गए, क्योंकि जो बैड लोन का प्रॉब्लम था वो खत्म हो गया PSU बैंक में. इनफैक्ट वहाँ रिकवरी आ रही है. एंड अभी आप पिछले 5 साल में देख लीजिए PSU ने कितना आउट परफॉर्म किया है प्राइवेट बैंक को. इनफैक्ट कहीं कहीं पे तो प्राइवेट बैंक के और PSU के वैल्यूएशंस काफी क्लोज हो गए. तो इंडिया में देखते हैं ना, विद इन अ सेम सेक्टर ये फिनोमेना प्ले आउट होता है. तो ये सेम चीज ग्लोबली भी प्ले आउट होती है. सर, तो एक काम करते हैं ना, अभी आपके कौन से 3 सेक्टर फोकस में वो बताओ ना. हम कंट्रीज पे जाएंगे, पहले सेक्टर्स की बात कर लेते हैं. देखिए, हम जनरली थीमेटिक इन्वेस्टर नहीं है. हम ये सोच के नहीं चलते कि कहाँ पे टॉप डाउन क्या सेक्टर अच्छा लगता है इसलिए यहाँ पैसा डालें. पर आज जब मैं अपने पोर्टफोलियो को देखता हूँ कि कहाँ मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी लग रही है, वैल्यूएशंस करेक्ट हो गए हैं और फंडामेंटल्स सुधर रहे हैं और अच्छे हैं. फर्स्ट BFSI, पूरा सेक्टर के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं और वैल्यूएशन काफ़ी करेक्ट हो गए हैं, क्योंकि सेक्टर ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है. पर्टिकुलरली प्राइवेट फाइनेंशियल्स ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है अक्रॉस. इसमें आप इंश्योरेंस भी इंक्लूड कर रहे हो? यस, इंश्योरेंस भी इंक्लूड कर रहे हैं. तो अक्रॉस द बोर्ड अंडर परफॉर्मेंस हुआ है. खाली कैपिटल मार्केट्स, प्राइवेट फाइनेंशियल्स हैव डन वेल. उसको छोड़ के बाकी जो लार्ज स्पेसेस हैं, वेदर इट इज़ आपके बैंक्स है, NBFCs है या इंश्योरेंस है, तीनों ने अंडर परफॉर्म किए. और वहाँ अभी फंडामेंटल का कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई. तो इसलिए वहाँ वैल्यूएशंस करेक्ट हो गए, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ग्रोथ भी आने लग गया है. सो दैट्स अ गुड बकेट. सेकेंडली इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रा बकेट. कंज्यूमर में हमें दिख रहा है बहुत सालों बाद में कि वैल्यूएशंस काफ़ी करेक्ट हो गए, राइट. इनफैक्ट अभी जो रिजल्ट्स आए हैं, सरप्राइजिंगली कंज्यूमर के बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आ रहे हैं. एंड वन ऑफ द टेलविंड जो है कंज्यूमर में है, पहले इनकम टैक्स कट आया, फिर GST कट आया. बट एक्चुअली इमीडिएटली अपने को पैसा बेनिफिट नहीं दिखा कंज्यूमर में इनकम टैक्स और GST कट के बाद में. एक्चुअली जनवरी तक कोई शायद ज़्यादा बेनिफिट नहीं. और मेरा उस पर एक व्यू है कि बहुत सारा पैसा जो सेव हुआ ना, वो सोना और चांदी में चला गया, क्योंकि इतनी भयंकर तेजी हुई सोना और चांदी में. एंड वी कैन सी म्यूचुअल फंड फ्लोज ऑल्सो. जनवरी में गोल्ड ETF और सिल्वर ETF कितना फ्लो आया, 40,000 करोड़. बट अब वो मोमेंटम खत्म हो गया है गोल्ड और सिल्वर का, बिकॉज सिल्वर तो हैज डन वेरी पुअरली सिंस द जनवरी टॉप. तो अब वो पैसा नॉर्मल कंजम्पशन में आ रहा है, राइट. ऑफ कोर्स ये ईरान का कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू किया तो फिर वापस कंजम्पशन पे थोड़ा प्रेशर आएगा, पर इकोनॉमी पे ब्रॉड पे थोड़ा प्रेशर तो आएगा. बट कंजम्पशन में अब स्टॉक्स के वैल्यूएशंस काफ़ी करेक्ट हो गए और सडनली अच्छे रिजल्ट आने लग गए. सो एंड एक और बड़ा ट्रिगर है कंजम्पशन में, 8 पे कमीशन आने वाला अगले साल. तो वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बहुत बड़ी सैलरी हाइक्स मिलेगी एंड उनको अरियर पे भी मिलेगा, क्योंकि वो इफेक्टिव है 1 जनवरी 2026 से. सो ये दोनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं हम लोग, तो कंजम्पशन के लिए एक बूस्ट हो सकता है वो काफ़ी बड़ा. तो और वैल्यूएशंस वहाँ करेक्ट हो गए. इंटरेस्टिंग. एंड द थर्ड सेक्टर जाओ, मुझे लगता है एवरग्रीन सेक्टर है, जिसको इकोनॉमी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, US गवर्नमेंट या जियोपॉलिटिक्स से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है, एंड बहुत ही सेक्युलर ग्रोथ सेक्टर है और इंडिया वहाँ पे ग्लोबली कॉम्पिटिटिव है. वो है फार्मा है, हेल्थ केयर. फार्मा में हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव है और हेल्थ केयर तो कंजम्पशन ही होता है. जब आदमी बीमार होता है तो उसको ना खाना चाहिए ना और कुछ चाहिए, उसको उस समय दवाई चाहिए, उसको हॉस्पिटल हेल्थ केयर चाहिए. सो इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कंजम्पशन सेक्टर्स. एंड आई वुड से, एंड ऑफकोर्स हम सोशल मीडिया पे बात करते हैं कैसे हेल्थ केयर एक्सपेंसिव होता जा रहा है, बट इंडिया फॉर द प्राइस स्टिल डिलीवर्स द बेस्ट हेल्थ केयर इन द वर्ल्ड. आप इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ में भी चले जाइए, कितना महंगा या तो मेडिसिन है वहाँ पे. आप बांग्लादेश चले जाइए, श्रीलंका चले जाइए, मैं बहुत बार ट्रैवल किया हूँ, एंड ये क्वालिटी का हेल्थ केयर भी नहीं मिलता वहाँ पे. तो आप कह रहे हो इंडिया की हेल्थ केयर क्वालिटी अच्छी है? No, for the price we pay is probably the best value you get anywhere in the world. I have no doubt about that. जो अफोर्डेबिलिटी है हेल्थ केयर की इंडिया में एंड द क्वालिटी ऑफ हेल्थ. रिमेंबर, आप अमेरिका भी चले जाएंगे, बहुत सारे टॉप डॉक्टर्स आपको इंडियंस मिलेंगे. आप UK चले जाइए NHS के अंदर में. सो द क्वालिटी ऑफ, अगेन, मेडिसिन इज इंटेलेक्ट.
राइट, द क्वालिटी ऑफ, एंड वन ऑफ द रीजंस व्हाई इंडियन डॉक्टर्स आर गुड, एक अमेरिका में डॉक्टर दिन में 5 पेशेंट देखता है, हमारे यहाँ डॉक्टर 50 पेशेंट देखता है। तो होता है आपको प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, जो प्रैक्टिस ज़्यादा होती है वो अच्छा स्किल्ड प्लेयर होता है। तो आपके, लेकिन सर ये 3 सेक्टर में से 2 सेक्टर ऐसे हो गए जो लंबे समय तक अंडर परफॉर्मेंस देने की जिनकी आदत रही है, कंजम्पशन और फार्मा। 2015 से 18-19 की स्टोरी देख ले हम, मतलब बहुत लंबे समय तक परेशान कर देते हैं। तो तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि तो आज देखिए, हमें हॉट स्टोरी आज की नहीं खरीदनी है, क्योंकि यदि कोई स्टोरी सेक्टर काफ़ी हॉट रहा है फ्यू ईयर्स तक और वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ गए हैं, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट कि अगले 3 साल में वो परफॉर्मेंस रहेगा। बट कोई सेक्टर सस्ता हो गया है और फंडामेंटल इंप्रूव हो रहे हैं, तो वो अगले 3 साल में काफ़ी सरप्राइज दे सकता है। देखिए, हम गाड़ी रेयर व्यू मिरर देख के नहीं चलाते। यदि रेयर व्यू मिरर आप देख के गाड़ी चलाओगे तो आपकी गाड़ी ठुकेगी। आपको आगे देख के गाड़ी चलानी है। इन्वेस्टिंग में हम पास से बेनिफिट नहीं करते हैं। हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज अ बेट ऑन द फ्यूचर, एक फ्यूचर पे बिलीफ है। तो क्या आईटी में फ्यूचर में बिलीव हो रहा है या नहीं हो रहा है अभी? देखिए, मैंने 3 सेक्टर में आईटी नहीं बोला। वैल्यूएशंस काफ़ी करेक्ट हो गए हैं आईटी के अंदर में, बट वहाँ पे एक फंडामेंटल अनसर्टनिटी है कि एआई का क्या इम्पैक्ट होगा। एंड एआई इतना फास्ट चेंज हो रहा है, एआई इतना बदलाव आ रहा है, हर वीक नए मॉडल आ रहे हैं। खाली एआई आईटी को इम्पैक्ट नहीं करेगा, हर रोल जिसमें अपने को इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करना पड़ता है, चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट्स में लोग काम करते हैं, लॉयर हैं, हर चीज़ में एआई की एप्लीकेशंस है। बट आईटी बिकॉज इस कंट्री के लिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हमारी कंट्री के लिए डॉलर कमा के देता है, यहाँ पे प्रेशर आ सकता है। देयर इज़ नो गारंटी कि प्रेशर आएगा। कभी कभी हो सकता है एआई कोडिंग इतना सस्ता हो जाएगा, कोडिंग एआई के चक्कर में कि इसकी डिमांड बढ़ जाती है। कभी हमने बहुत बार देखा है, जब प्रोडक्ट की डिमांड प्राइजेस गिर जाती है तो इंडस्ट्री श्रिंक नहीं होती, इंडस्ट्री ग्रो करती है। जैसे मैं आपको सिंपल बताता हूँ, टेलीकॉम कॉस्ट, कॉलिंग कॉस्ट पिछले 20 साल में बहुत गिरी है, बट इंडस्ट्री रेवेन्यूज हैव ग्रोन बिकॉज इतना ज़्यादा वॉल्यूम आ गया इंडस्ट्री में। सो वी कैनॉट बी श्योर, बट आज सर्टेनिटी नहीं है कि एआई से आईटी का क्या इम्पैक्ट होगा, इसलिए मैं आईटी को कॉल आउट नहीं कर रहा हूँ आज। तो मतलब आईटी अभी अवॉइड करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मैं अवॉइड करने की नहीं बात बोल सकता हूँ, क्योंकि वैल्यूएशंस करेक्ट हो गए हैं, बट आज मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है और वी आर नॉट एबल टू गेट द कॉन्फिडेंस कि आज हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवरवेट पोजीशन की ज़रूरत है। इंटरेस्टिंग। बट आई एम नॉट नेगेटिव ऑल्सो ऑन आईटी। ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस इंडिया के अलावा और 2-3 जगह कहाँ है जहाँ कॉन्फिडेंस आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स में? देखिए, मेरे हिसाब से ग्लोबल वैल्यू कहाँ क्रिएट होती है, उन कंट्रीज़ में जनरली क्रिएट होती है जहाँ या टेक्नोलॉजी लीडरशिप क्रिएट होती है। टेक्नोलॉजी क्रिएट करते हो आप, मतलब यू आर कॉन्स्टेंटली अ लीडर इन टेक्नोलॉजी। तो इस हिसाब से आप देखते हैं, फर्स्ट दुनिया में देखें, आई थिंक द यूएस विल रिमेन द डोमिनेंट कंट्री। मतलब यूएस का जो टेक्नोलॉजी में डोमिनेंस है, चाहे आज आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखिए, आप ये ओबेसिटी के ड्रग्स है, जीएलपी ड्रग्स देखिए, हर नई टेक्नोलॉजी अमेरिका से आ रही है, काफ़ी टेक्नोलॉजीज अमेरिका से आ रही है। तो अमेरिका के जो टेक्नोलॉजी डोमिनेंस है, एआई पूरा अमेरिका लेड है, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। अमेरिका इज़ द रियल सर्टन। देन आउटसाइड इंडिया, वन कंट्री जिसने टेक्नोलॉजी में लास्ट फ्यू ईयर्स में काफ़ी अपग्रेड कर लिया है एंड कपल ऑफ इंडस्ट्रीज में तो लीड कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, वो है चाइना, पर्टिकुलरली रिन्यूएबल पावर में। और चाइना में स्टिल यू सी सम वैल्यू एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। चाइना में पॉलिटिक्स का अनसर्टनिटी है, क्योंकि काफ़ी द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ वेरी डिफरेंट। अदर 2 countries विच ऑल्सो हैव लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट, बट छोटी इकोनॉमीज है, काफ़ी टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है, वो है कोरिया एंड ताइवान, राइट। सो दीज आर द कंट्रीज। इनफैक्ट जापान इज ऑल्सो वेरी गुड इन टेक्नोलॉजी। जापान ही पूछने वाला था सर। नो, जापान इज फिनोमिनल इन टेक्नोलॉजी, बट वहाँ पे थोड़ा सा कंजम्पशन का चैलेंज है, मतलब डेमोग्राफिक का चैलेंज है। बट जापान में टेक्नोलॉजी कंपनीज जो है ना, आज भी आप सेमीकंडक्टर के अंदर में जो सम ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कंपनीज, इवन रोबोटिक्स के अंदर में सम ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कंपनी जापान से आती है। इंटरेस्टिंग। सो ये आपके मेन पिक्स हो गए। बट आई वुड बेट ऑन कंट्रीज जहां पे दे आर क्रिएटिंग न्यू टेक्नोलॉजी। इंटरेस्टिंग। अभी रिसेंटली आपने सर एक स्टेटमेंट दिया था, टू एग्जैक्टली कोट इन योर वर्ड्स, इन्वेस्टर एक्सपीरियंस ओवर जस्ट रिटर्न्स। क्या मतलब वो, और ये क्यों बोलते हो सर आप हमेशा? देखिए, बहुत, और हाँ, मैं इसको कंप्लीट भी करता हूँ सर क्वेश्चन को, कि इन्वेस्टर एक्सपीरियंस ओवर रिटर्न्स, मतलब रिटर्न्स तो चाहिए बट एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए
होता क्या है कि जैसे आप क्रिकेट में IPL मैच देखते हैं, कोई नया प्लेयर आता है, एक मैच में फटाफट 50 या 100 रन बनाता है, ऐसे 2 मैच में परफॉर्म करता है, तो हम उसको बोलते हैं ये नया तेंदुलकर है। हमारे यहाँ हम वैसे क्रिकेट में हमारा ऐसा ही पैशन होता है। फिर वो सेम प्लेयर 3-4 मैच स्ट्रगल करता है, फिर उसको टीम से निकाल दो, वो हमारा पैशन होता है। उसका यदि आप ओवरऑल 5-6 मैच का एवरेज देखोगे तो एवरेज ठीक होगा, क्योंकि 2 मैच में बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस, 3 मैच में खराब परफॉर्मेंस, बट आपको एक वो हाई देता है और फिर एक लो देता है, इमोशनल हाई देता है और इमोशनल लो देता है। तो यदि यही फंड्स में और इन्वेस्टिंग में होता है, आफ्टर दैट हाई ऑफ स्ट्रांग परफॉर्मेंस पीपल पुट इन मनी, एंड फिर वो एक साइकिल आता है लो परफॉर्मेंस का, जब लोग नीचे विड्रॉ रिडीम कर लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म वो फंड का परफॉर्मेंस ठीक रहेगा, बट बिकॉज ऑफ ये जो वॉलिटिलिटी होती है, टॉप परफॉर्मर हो, बॉटम परफॉर्मर हो, टॉप परफॉर्मर हो, बॉटम परफॉर्मर हो, इन्वेस्टर हमेशा रॉन्ग टाइम पे फंड में आता है, या एसेट क्लास में आता है, या स्टॉक में आता है। अब दूसरा प्लेयर सोचिए, जो शायद सेंचुरी नहीं मारता होगा बट डक भी नहीं होता है, वो कंसिस्टेंट 50 बनाते रहता है। मैं आपको एग्जांपल दूं, राहुल द्रविड़ जैसा प्लेयर, श्रेयस, वैसा टीम प्लेयर हमेशा टीम में रहेगा। एंड जैसे टाइम रियलाइज जाएगा, आप रियलाइज करोगे कि एक्चुअली उस प्लेयर को आप कभी टीम में छू नहीं सकते हो। तो यदि आपके पास ऐसा फंड है जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सके, ऑफकोर्स उसके भी पीरियड्स होंगे जब थोड़ा परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होगा, थोड़ा परफॉर्मेंस कम अच्छा होगा, वो फंड हमेशा क्लाइंट के पोर्टफोलियो में रहेगा। और बिकॉज ऑफ दैट वो क्लाइंट लॉन्ग टर्म उस फंड में इन्वेस्टेड रहेगा। तो एक्चुअली यदि क्लाइंट इन्वेस्टेड रहता है ना लॉन्ग टर्म फंड्स में, तो इनवेरिएबली एक्सपीरियंस अच्छा होता है। बट क्योंकि हमेशा लोग बेस्ट परफॉर्मिंग फंड में पैसा डालना चाहते हैं, इट इज़ लाइक बेटिंग ऑन प्लेयर्स आफ्टर दे हिट सेंचुरी, यू हैव टू बेट ऑन प्लेयर्स बिफोर द हिट सेंचुरी, राइट? और डक होने के बाद आप निकल जाते हो फंड से। तो यही एक्सपीरियंस मैनेजमेंट बहुत क्रिटिकल है। देखिए, इन्वेस्टिंग में ना 20% लॉजिक होता है, 80% बिहेवियर मैनेजमेंट होता है। लॉजिक वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान होता है, वो गणित होती है, उसका एक ही जवाब होता है। बिहेवियर में कोई हर पर्सन का अलग आंसर होता है। इसलिए हमें ऐसे प्रोडक्ट बनाने हैं जो हेल्प पीपल टू बिहेव, मैनेज देयर बिहेवियर वेल। सर, कुछ रीसेंट की बिहेवियरल मिस्टेक्स बताओ ना, क्या हुई है? आप इधर हर्षद मेहता के समय से रेगुलरली मार्केट में काम कर रहे हो और फंड्स मैनेज भी कर रहे हो। थ्रू आउट जर्नी में बताइए ना कि क्या क्या मिस्टेक हो रही है, या अभी जो नई जनरेशन आई है जो इन्वेस्टमेंट कर रही है और भर भर के इन्वेस्टमेंट कर रही है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि आज के दिन जब नया इन्वेस्टर आता है वो काफ़ी यंग एज पे आ रहा है, 18, 19, 20, 21 के लोग बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या मिस्टेक्स है जो हो रही है? देखिए, सबसे बड़ा मिस्टेक होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट बाय द बेस्ट परफॉर्मर। वो बेस्ट कंट्री है, बेस्ट सेक्टर है, बेस्ट फंड है, बेस्ट स्टॉक है, एंड यूजुअली 3 साल के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के बाद में 5 साल 10 साल का ट्रेलिंग परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा लगता है। तो यू चेज द परफॉर्मेंस, क्योंकि क्या होता है, यदि आपका 3 साल में आप टॉप परफॉर्मर हो तो उसके टॉप परफॉर्मेंस के चक्कर में आपकी 5 साल की एवरेज रिटर्न भी अच्छी हो जाती है और 7 साल की एवरेज रिटर्न भी अच्छी हो जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, लेट अस से आप 1.5 साल पहले जाइए, सितंबर 2024 में, राइट, जब स्मॉल कैप के रिटर्न्स 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर सब 20% दिख रहे थे। तो लोगों को लगा कि 20% तो कंपाउंडेड आएगा ही स्मॉल कैप में, बिकॉज पिछले 2 साल के इतना स्ट्रॉन्ग रिटर्न था, राइट, बिकॉज ऑफ दैट बिग स्मॉल कैप रैली, कि आपके सब रिटर्न इंप्रूव हो गए। और ऐसे टाइम जाएगा जब स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं करता, धीरे धीरे वो रिटर्न खत्म हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म रिटर्न 15 से, यदि अच्छा परफॉर्मेंस होगा तभी 15 से आना मुश्किल है, मोर रिटर्न लाइक 12 आता है। तो लोग ना परफॉर्मेंस को चेस करते हैं, एसेट क्लास को चेंज करते हैं। एंड द बिगेस्ट एग्जांपल इज जनवरी में जो सिल्वर और गोल्ड में हुआ। लोगों ने गोल्ड और सिल्वर को आज से 3 साल पहले पैसा नहीं डाला जब वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे। हमारा मल्टी एसेट फंड जून 24 के अंदर में 24% गोल्ड में था, तब इक्विटी चल रही थी। मुझे बाजार में ये पूछा जाता था कि आप इक्विटी क्यों नहीं खरीदते, सब लोग तो इक्विटी खरीदते हैं, आप क्यों गोल्ड खरीदते हो? बट गोल्ड में तब पैसा डालना है जब गोल्ड इज नॉट डूइंग सो वेल। एसेट एलोकेशन तब करो ना, हाँ, चलने के बाद एसेट एलोकेशन सबसे बड़ा बिहेवियरल मिस्टेक है, आप पास्ट को एक्सट्रोपलेट करते हो। सेकेंड, जो लोगों को लगता है कि आप ये फंडामेंटल्स को पढ़ के या मैक्रो को फोरकास्ट करके आप दुनिया को समझ सकते हो, इंटरेस्ट रेट्स, करेंसीज, कमोडिटीज,
पॉलिटिक्स में क्या हो सकता है, Trump. उसको बाजार में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? देखिए वापस ऑयल 100 के ऊपर है, बट मार्केट इज नाउ बिहेविंग वेरी डिफरेंटली, राइट? सो ये जो रिलेशनशिप है ना, आप ये इंटरेस्ट रेट्स, करेंसीज, कमोडिटीज, ग्लोबल पॉलिटिक्स, इसको आप मार्केट में कन्वर्ट कर सकते हो। इसको बोलते हैं मैक्रो इनटू मार्केट। ये रिलेशनशिप मैंने बहुत गलतियां की, बहुत साल अपने स्पेंड किए हैं ये चीज़ों को समझने के लिए, कुछ समझ में नहीं आता, राइट? कुछ समझ में नहीं आता इतने साल बाद। देखिए एक मार्केट में एक समझदारी की बात बोलता हूँ, मुझे बहुत बिलीव है कि एवरी ईयर यदि आपको नहीं लगता है कि अब आपको कम आता है तो आप सीख नहीं रहे हो। हर साल अपने आप को नहीं बोलते हो कि मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो एक्चुअली आप सीख नहीं रहे हो। हम लाइफ में ना स्टार्टिंग में ओवर कॉन्फिडेंस से चालू करते हैं एंड फिर हम रियल वर्ल्ड को डील करते हैं, पर्टिकुलरली मार्केट्स जैसे रियल वर्ल्ड, और धीरे धीरे आपका एक्चुअली नॉलेज बढ़ता है बट आपका कॉन्फिडेंस गिरता है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम हर जगह आता है, मैक्रो दुनिया को समझना, राइट? एंड थर्ड, आई थिंक पर्सनल फाइनेंस, मनी मैनेजमेंट इज अ की स्किल। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट थॉट इन आवर स्कूल्स। हमारे स्कूलों में नहीं सिखाया जाता। हमारे स्कूलों में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, ट्रिग्नोमेट्री सिखाई जाती है, बट बेसिक्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस नहीं। सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व करने दिया जाता है। उसका मतलब क्या होता है कोई नहीं सिखाता है कि व्हाट डज अ कंपाउंडिंग मीन। वो कोई कंपाउंडिंग का कैलकुलेशन सिखाया जाता है, पर कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है वो कोई नहीं सिखाया जाता है। सेविंग्स कैसे करना है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, बहुत बेसिक्स कुछ नहीं सिखाया जाता है। सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन कि आप महीने में 2 घंटा दो पर्सनल फाइनेंस सीखने के लिए। ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में। बट आप अपने पड़ोसी से सोशल मीडिया पे ये टिप, स्टॉक ले लो, अभी चांदी ले लो, अभी गोल्ड ले लो, अभी ये कंट्री में पैसा डाल दो। लोग जब कपड़ा खरीदते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं ना, तब ज़्यादा रिसर्च करते हैं। एक पिक्चर देखने के लिए डिसाइड करने की कौन सी पिक्चर देखें, उसमें दोस्त को यार पिक्चर कैसी थी, सोशल मीडिया पे रिव्यू पढ़ेंगे, राइट? बट फाइनेंशियल डिसीजन में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर देते हैं विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज अ ह्यूज बिहेवियरल प्रॉब्लम इन्वेस्टिंग। सर आप मानोगे नहीं, भी आते आते एक बड़े प्यारे हमारे पुराने इन्वेस्टर वो मेरे को यही फ़ोन कर रहे थे, अनंत तूने पहले बोला क्यों नहीं? मैंने कहा क्या नहीं बोला सर? बोला तो तूने यार इंडिया में तो इन्वेस्ट करा दिया, तूने चाइना क्यों नहीं कराया, तूने ताइवान नहीं कराया, तूने लैटिन अमेरिका छोड़ दिया। मैंने कहा सर मतलब आपकी एज हो गई है, आप 60+ हो और आप चाह रहे हो कि हम टूवर्ड्स रिटायरमेंट जा रहे हैं, हम लोग को नहीं करना है, इंडिया में ही हम नहीं झेल पा रहे वॉलेटिलिटी इंटरनेशनल। बोले बट रिटर्न्स आया ना, अब क्या करें सर? नहीं देखिए जो ना ग्रीड और जो होता है ना कि लालच और भय हमेशा रहेगा। तो जब कहीं पैसा बनेगा तो लोगों को लालच होगा, और जब पैसा टूटेगा तब डर भी आएगा। ये बहुत फंडामेंटल ह्यूमन ट्रेट है। ये 2000 साल पहले भी यही थी। यदि आप कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिए, वहाँ पे भी इन्हीं ह्यूमन क्वालिटीज़ की बात की थी, राइट? ये कभी नहीं बदलने वाला है। जैसे क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ कि मुझे रोलर कोस्टर पे बहुत डर लगता है। जो थीम पार्क, मेरे 2 बच्चे हैं, वो मेरे को रोलर कोस्टर पर उनके साथ बैठना पड़ता है। तो रोलर कोस्टर का जो मूवमेंट है वो नहीं बदलने वाला है, पर मैं अपनी आंख बंद कर सकता हूँ। आंख बंद करता हूँ तो 80% डर खत्म हो जाता है। तो हाँ, बिहेवियर हमें अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा, और वी फाइंड समवन एज एन एडवाइजर हु होल्ड्स एंड हेल्प्स टू मैनेज आवर बिहेवियर। मेरे हिसाब से एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर, दे आर अ फाइनेंशियल डॉक्टर। जब डॉक्टर आपको नब्ज पकड़ के बोलता है ना कि आपकी सब तबीयत ठीक है, जाके कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसने आपको दवाई नहीं दी है बट आपका इलाज कर दिया, विश्वास दिया है, इलाज कर दिया है। उसके बाद आप ठीक होना चालू हो जाते हो। हाँ, तो एक अच्छा एडवाइजर का रोल है, ह्यूज रोल। प्रोडक्ट तो बताना ही है, बट मेन रोल है बिहेवियर मैनेजमेंट करना। इंटरेस्टिंग। सो सर आगे बढ़ने से पहले अपन एक बार रैपिड फायर कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा माइंडसेट मेरे को और आपके बारे में पता चल जाए कि आपका क्या माइंडसेट चल रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इक्विटी वर्सेस डेट। इक्विटी वर्सेस रियल एस्टेट। इक्विटी वर्सेस गोल्ड। इक्विटी एट दिस पॉइंट सब में इक्विटी विल बी द बेस्ट एसेट क्लास। इक्विटी वर्सेस क्रिप्टो। नहीं, मुझे क्रिप्टो समझ में नहीं आता है। ठीक है, इक्विटी में बात करते हैं, लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप। 3 years पे लार्ज कैप्स। लार्ज कैप्स वर्सेस स्मॉल कैप। लार्ज कैप्स। ठीक है, पैसिव वर्सेस एक्टिव।
मैं एक्टिव मैनेजर हूँ, सो बायस्ड ओपिनियन है। एक सेक्टर जो आपका फेवरेट है, सिर्फ एक ही चाहिए नाम। BFSI। एक सेक्टर जिसको आप आज कंप्लीटली अवॉइड करोगे। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है। बुल मार्केट की सबसे बड़ी रिस्क। ओवर कॉन्फिडेंस। स्टॉक मार्केट में जो अभी ट्रम्प की रेस चल रही है, इसका कितनी एक्सपायरी पीरियड कोई किसी को नहीं पता है। वन बुक विच एवरी इन्वेस्टर शुड रीड। सो एक किताब है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, वो हिंदी में भी है वर्जन, मतलब बहुत पतली सी किताब है, 100 साल पुरानी किताब है, हिंदी के भी वर्जन है, आप 1 घंटे में पढ़ सकते हो। जो पर्सनल फाइनेंस के जो बेसिक रूल्स हैं ना, वो सब उसने कवर कर दिए। मेरा 9-year-old सन को मैंने बुक पढ़ने को दी थी। अच्छा, इतनी ईजी है? हाँ, कोई और बुक? उसके बाद में मेरे हिसाब से साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हॉसल की जो बुक है वो अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, वो भी हिंदी में अवेलेबल है। एंड ये सब बुक्स यदि आप पढ़ना नहीं चाहते हो तो इनके ऑडियो वर्जन्स भी अवेलेबल है, आप सुन भी सकते हो। इंटरेस्टिंग। सर, अगला ये है कि क्या मार्केट का और ट्रम्प का बॉटम बन गया है? नहीं पता है। क्या हमें SIP या लमसम? नहीं, SIP इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म। ठीक है, 2026 में क्या स्टिल देयर इज समथिंग मोर लेफ्ट? नहीं पता है। मेरे को पता, आप कौन सी लाइन पे नहीं करोगे। फाइनल क्वेश्चन पूछता हूँ सर, 3 थिंग्स टू लुक इन अ स्टॉक। एक स्टॉक को पिक करने से पहले 3 मिनिमम चीजें जो देखनी चाहिए। नहीं, एक तो हाई क्वालिटी बिजनेस, सेकेंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल या राइट, एंड थर्ड वैल्यूएशन सही होना चाहिए। सर, अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दीजिए कि उन तीनों पॉइंट्स के लिए हम एज अ रिटेलर चेक करना चाहते हैं किसी स्टॉक को, तो कैसे चेक करें? देखिए, हाई क्वालिटी बिजनेस क्या होता है? देखिए, कोई भी बिजनेस कस्टमर की नीड को फुलफिल करता है। कोई भी बिजनेस, यदि आप फूड FMCG बिजनेस है तो दे प्रोवाइड वेरियस प्रोडक्ट्स, राइट, या बैंक्स है, फाइनेंशियल सर्विसेज डिलीवर करती है, तो आर यू हैविंग हैप्पी कस्टमर्स? द बेस्ट बिजनेसेस आर बिल्ड ऑन हैप्पी कस्टमर्स। सबसे सस्टेनेबल धंधा वो होता है जहाँ पे कस्टमर आपके लॉयल होता है, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस इतनी अच्छी होती है तो बदलना नहीं चाहता, राइट? दैट इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ बिजनेस। सो फर्स्ट यू वांट टू सी बिजनेसेस जहाँ पे कस्टमर की लॉयल्टी है। लॉयल्टी परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बट बाकी लोगों से बहुत हाई लॉयल्टी है। सेकेंड, ये उस इंडस्ट्री में बाकी प्लेयर को एंटर करना डिफिकल्ट होना चाहिए, वो कस्टमर की लॉयल्टी को शिफ्ट करना बहुत मुश्किल होना चाहिए। दैट इज़ द सेकेंड एंगल। यदि लेट अस से आप फ्लाइट के 200 रुपये कम मिल रहे हैं और आपने एयरलाइन बदल ली, तो कस्टमर की लॉयल्टी नहीं है, राइट? 200 रुपये किसी ने फेयर ऑफर लोअर किया और आपने एयरलाइन बदल ली, तो वो लॉयल्टी नहीं है, राइट? तो कितना कस्टमर स्टिकी रहता है उस बिहेवियर पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड थिंग जो बहुत क्रिटिकल है कि नॉर्मली वो लॉयल्टी शुड ट्रांसलेट इनटू डोमिनेंस ओवर टाइम, कि आप इंडस्ट्री में नंबर 1 या नंबर 2 प्लेयर होने चाहिए वो बिजनेस के अंदर में। सो एंड वन ऑफ द थिंग्स जो हम काम करते हैं, जब हम कोई बिजनेस को रिसर्च करते हैं, तो हम इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी के कॉम्पिटिटर से बात करते हैं, कस्टमर से बात करते हैं, जो सप्लायर होता है उससे बात करते हैं, जहाँ इंडस्ट्री में रेगुलेशन इंपॉर्टेंट होता है, इवन रेगुलेटरी ओपिनियन लेते हैं, और एक्स एम्प्लॉय से बात करते हैं, एक्स CEO से, CFO से। हमें 3 चीज़ समझनी होती है फंडामेंटली बिजनेस के बारे में। पहले बिजनेस कैसा है, धंधा कैसा है, राइट? क्वालिटी ऑफ बिजनेस, व्हाई डू पीपल बाय द प्रोडक्ट, व्हाई डू एम्प्लॉयज स्टे, राइट? व्हाई डू डीलर्स स्टे इन द बिजनेस, व्हाई डू डीलर्स डोंट चेंज, राइट? ये सब चीज़ें पे फोकस करते हैं। सेकेंड, मैनेजमेंट की DNA समझनी है। देखिए, कोई भी ग्रेट बिजनेस मालूम कब बनता है? व्हेन दे आर रन बाय पैशनेट पीपल। मतलब कोई भी धंधा अच्छा बनता है, पागलपन चाहिए। हाँ, पागलपन चाहिए। देखिए, सम पीपल आर सक्सेसफुल, मनी हैपेंड बिकॉज दे वर वेरी पैशनेट। जैसे आप लाइफ में देख लीजिए, आउटसाइड ऑफ बिजनेस, 2 ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल वी नो, सचिन तेंदुलकर, वो तो सुबह 6 सेंचुरी मारने के बाद सुबह 6 बजे उठ के प्रैक्टिस करने जाते थे। प्रीवियस डे उन्होंने मैच में सेंचुरी मारी है। नॉर्मल लोग पार्टी करेंगे रात भर, वो सुबह उठ के। अमिताभ बच्चन 80+ की एज में आज भी शूटिंग करते हैं। दैट इज द पैशन, बिकॉज दे आर सो गुड एट दैट पैशन, वो सक्सेस उन्हें मिली है। सो यू वॉन्ट टू सी पैशनेट, स्मार्ट पीपल। हाउ डू यू जज पैशन ऑफ पीपल? कि देखिए, पैशन, लोगों को लगता है पैशन जज करना मुश्किल, एक्चुअली पैशन जज करना बहुत आसान है। आप 6 बजे के बाद क्या करते हो शाम को, आप छुट्टी के दिन क्या करते हो, जो आप वो करते हो वो आपका पैशन है। यदि आपका काम और पैशन एक है तो आप में कोई डिफरेंस नहीं है,
राइट कि तो यू वांट टू हैव पीपल, वो एक पैशनेट, एक ड्रिवन लीडरशिप चाहिए, एंड ऑफ कोर्स फाइनली ईमानदार लोग चाहिए. पीपल कैन बी वेरी सक्सेसफुल, बट यदि वो आपके जेन्युइन बिजनेस पार्टनर नहीं है, राइट, तो वहाँ पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि धंधा अच्छा है बट आपका पार्टनर गलत है, तो आप फिर भी पैसा नहीं बने, क्योंकि वो आपके साथ बेईमानी कर देगा. तो यही एलिमेंट्स है. नाउ ये इसको कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगती है आपको. जैसे सम ऑफ द मेरी बेस्ट इंसाइट मालूम कहाँ आती है, जब मैं कोई इंडस्ट्री में कस्टमर से बात करता हूँ, जब मैं इंडस्ट्री में डीलर से बात करता हूँ कि आप इसका प्रोडक्ट क्यों रखते हो और दूसरा प्रोडक्ट क्यों नहीं रखते हो. आप जैसे इलेक्ट्रिकल दुकान पे चले जाइए, कोई बड़ी इलेक्ट्रिकल दुकान पे, और आप वायर मांगिए, आपको पंखा लेना है, लाइट लेना है, और आप ध्यान से देखिए डीलर एक ही कंपनी का ब्रांड का प्रोडक्ट क्यों बेच रहा है, बार बार पुश कर रहा है, किसको वो रिकमेंड करता है. और ऐसी मल्टीपल आप शॉप से विजिट करेंगे तो आपको पैटर्न दिख जाएगा. एंड इट इज़ नॉट कि कभी कभी वो डीलर ज़्यादा पैसा बनाता है उस प्रोडक्ट में, क्योंकि शायद प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी कोई कस्टमर कंप्लेन करने नहीं आता, क्योंकि डीलर को पसंद नहीं है कि एक कस्टमर दुकान पे आप खड़ा हो गया आके बोलने लग जाता है कि सर आपने तो पंखा गलत दे दिया, ये तो ये नो लाइटें तो चलती नहीं है. वो पूरे कस्टमर का दुकान का माहौल ख़राब करता है. सो सम पीपल सेल बिकॉज वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उसकी थ्रूपुट. ये चीज़ें से आपको बहुत पता चल जाता है कि कभी कभी मैं स्टोर पे जाता हूँ, कोई प्रोडक्ट जो मिलना चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है, तो मैं पूछता हूँ क्यों नहीं मिल रहा है. प्लस सर प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है कि स्टॉक आउट होते जाता है. तो देन जब कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंड करती है तो पता है वो माल तो फटाफट खप जाएगा, क्योंकि कंपनी इज नॉट एबल टू सप्लाई टू द डिमांड. बट दीज आर समथिंग व्हेन यू विजिट मार्केट्स, व्हेन यू आर ऑन द ग्राउंड टॉकिंग, एंड यू शुड टॉक टू एवरीवन. मतलब आपके पास आइडियाज आपके सामने है, आंखों के सामने. व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, आप कोई भी शॉप पे चले जाइए, ऑब्जर्व करिए मार्केट. मॉल में जा रहे हैं, ये ऑब्जर्व करिए कि मॉल में कौन सी दुकान पे भीड़ है, राइट. सेल के अंदर में ऑब्जर्व करिए, कोई मॉल में पूरी सेल लगी हुई है, कि सेल में कौन सी दुकानें भरी हुई पड़ी है और कौन सी दुकानें फिर भी खाली पड़ी है. वो खाली वाली दुकानें स्ट्रगल करेगी, वो बिजनेस से स्ट्रगल करेंगी. कोई दुकान में सेल भी नहीं है फिर भी भीड़ लगी हुई है, राइट. तो फंडामेंटली कस्टमर इज लविंग द प्रोडक्ट. इंटरेस्टिंग. कभी कभी मैं देखता हूँ लोग है ना 15-20 मिनट स्टोर के अंदर में कपड़े चेंजिंग रूम के लिए वेट कर रहे हैं. मतलब लोगों ने खरीदा भी नहीं है, सिर्फ ट्रायल के लिए 15-20 मिनट लोग वेट कर रहे हैं कोई स्टोर के अंदर में चेंजिंग करने के लिए. फिर आधा घंटे का क्यू चल रहा है बिल पेमेंट करने के लिए. आपका एक्सपोजर भी है वहाँ पे. हाँ, तो यदि ये पावर है बिजनेस का कि कस्टमर इज विलिंग टू वेट, कि कपड़े ट्राई करने के लिए मैं वेट करने को तैयार हूँ, फिर बिलिंग करने को तैयार हूँ, वेट करने को तैयार हूँ, तो वो प्रोडक्ट इज लव्ड बाय द कस्टमर. जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, इसी में एक क्वेश्चन आ रहा है कि आपको कौन से स्टाइल ऑफ बिजनेस पसंद आता है, अंबानी और अडानी? नहीं, एक इंडिविजुअल कंपनी में मैं कभी कमेंट नहीं करूँगा. नहीं, एज अ पर्सन, मुकेश अंबानी सर या गौतम अदानी सर? नहीं, इंडिविजुअल्स पे कमेंट नहीं करेंगे. अच्छा, नहीं, मैं आई वाज जस्ट आस्किंग अबाउट कि कौन सा एग्रेशन पसंद आता है. नो वरीज. नो, यू वांट ओवरऑल इन अ ग्रोथ इकोनॉमी लाइक इंडिया द राइट काइंड ऑफ एग्रेशन. कंज्यूमर बिजनेस में जनरली आपको एग्रेशन चाहिए, ज़्यादा चाहिए. लेंडिंग बिजनेस में आपको ज़्यादा एग्रेशन नहीं चाहिए, क्योंकि आप उधार के लिए पैसे दे रहे हो, पैसे वापस नहीं आए तो आपका बिजनेस कभी पैसे नहीं बनाएगा. सो लॉट ऑफ बिजनेसेस यू वांट द राइट काइंड ऑफ एग्रेशन. खाली एग्रेशन आपको बिजनेस को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, और स्टॉक के लिए क्या देखते हो सर आप? मैनेजमेंट देख लिया हमने, कंपनी के फाउंडर्स देख लिए, फिर सेकंड यू वांट टू सी ग्रोथ पोटेंशियल. देखिए कैसे पता चलेगा? देखिए कोई भी यदि इंडियन मार्केट को आउट परफॉर्म करना है तो देखिए इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 11-12% ग्रो करती है, लॉन्ग टर्म में भी ग्रो करी. अभी एक्सपेक्टेशन है कि 6-7% रियल जीडीपी ग्रोथ आएगा, 4-5% इन्फ्लेशन आएगा, तो 11-12%. तो हमें पोर्टफोलियो को यदि हमें इंडियन मार्केट को बीट करना है तो जो अंडरलाइंग कंपनीज का जो कैश फ्लो है, अर्निंग्स है, दे हैव टू ग्रो फास्टर देन द मार्केट ऑफ इंडिया. आप आरओई की बात कर रहे हो? नहीं, मैं आपको कैश फ्लो और प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ. ये दीज हैव टू ग्रो फास्टर देन द नॉमिनल जीडीपी ऑफ इंडिया. 11-12% से ज़्यादा ग्रोथ आना चाहिए लॉन्ग टर्म में. वो ग्रोथ कहाँ से आता है? यदि आपकी इंडस्ट्री की टेलविंड आपके फेवर में. यदि देखिए यदि आपकी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है तो स्ट्रगल होता है ग्रो करना. जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कैटेगरीज इंडिया में काफ़ी हाईली पेनिट्रेटेड है, जैसे आप हेयर ऑयल है या टूथपेस्ट है, उनमें ग्रो करना, बहुत हाई ग्रोथ करना बहुत मुश्किल है. बट देयर आर लॉट ऑफ कैटेगरीज, राइट, जहाँ पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल है. जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे, हेल्थ केयर सर्विसेज, राइट. हेल्थ केयर सर्विसेज, एक तो जैसे लोग लोग ओल्डर होते हैं, यू कंज्यूम मोर हेल्थ केयर सर्विसेज. प्लस एज पीपल गेट रिचर,
वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोई नहीं जाना चाहता है आज। मतलब आजकल तो ड्राइवर लोग भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते, बिकॉज इंडिया में पूरा हेल्थ केयर इंक्रीमेंटली सर्विसेज सारा प्राइवेट सेक्टर में भी कर रहा है। एंड अब लोगों को हेल्थ केयर में एक्सपीरियंस चाहिए, लोगों को वार्ड में नहीं रहना है, ट्विन शेयरिंग रूम में नहीं रहना है, इनफैक्ट हॉस्पिटल में लोगों को स्वीट चाहिए। तो आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल ऑफ वन इंडस्ट्री, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जहाँ पे हाई ग्रोथ है। लाइक फॉर एग्जांपल द नीड टू लुक गुड, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट ग्रोथ स्टोरी फॉर नेक्स्ट 20 years. Travel, as people get richer, they travel a lot more. स्पेशली कोविड के बाद तो सबको लगता है ट्रैवल नहीं, बट इट्स एक्चुअली अ फिनोमेना है। जैसे आय बढ़ती है ना, इनकम बढ़ती है, आप देखिए आप राशन पे ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाते हो, खाओगे तो वही दो, हाँ वो आपके पेट में उतना ही ग्राम खाना जाना है, थोड़ा सा बेटर खा लोगे एज यू गेट इनकम। सो जो इंक्रीमेंटल जो इनकम आती है ना, वो एक्सपीरियंसेस पे जाती है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जिनको हाई ग्रोथ की टेलमेंट। सो यू वांट टू बी इन इंडस्ट्रीज जहाँ पे हाई ग्रोथ का पोटेंशियल हो। इंडस्ट्री ऐसे नहीं कि धीरे धीरे खत्म हो रही है, बिकॉज बिहेवियर भी चेंज होते हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज़ वेरी हार्ड टू गेट यंग पीपल नाउ टू रीड न्यूज़पेपर्स। बहुत क्लियर है, वो पूरा आपका सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे ही न्यूज़ कंज्यूम करने वाले हैं, राइट। सो दैट्स अ इंडस्ट्री दैट इज फेसिंग अ चैलेंज, राइट। तो यू वांट टू बी इन इंडस्ट्रीज जहाँ पे ग्रोथ है, राइट। जैसे अभी बिकॉज ऑफ दिस ईरान सिचुएशन ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल वुड हैव ग्रोन, बट एक्चुअली उनको ग्रोथ एक्सेलरेशन मिल गया है इस इवेंट से, राइट। एक ग्रोथ एक्सेलरेशन मिल गया है आज। जैसे AI इज अ मेगा ट्रेंड, राइट। अगेन बहुत ग्रोथ है, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ AI. सो यू वांट टू बी इन्वेस्टेड इन कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज जहाँ पे आपकी ग्रोथ की टेलविंड होनी चाहिए, एंड देन ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो एग्जीक्यूट कर सके। बिकॉज देखिए अपॉर्चुनिटी होती है और आप एग्जीक्यूट नहीं करते हो तब भी कुछ नहीं होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एग्जीक्यूट कर सको। तो दीज आर द की कंपोनेंट्स। ये है बिजनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। बट फाइनली यदि आपने रॉन्ग प्राइस पे कर दी, देखिए चांदी भी गलत प्राइस पे लेने के बाद नुकसान होता है, राइट। और सोना भी 5 साल हुआ है जब सोना लेने के बाद में एक 0% रिटर्न आई है। तो यदि आप गलत प्राइस, द गुड पार्ट अबाउट बाइंग गुड क्वालिटी स्टफ इज आपका कैपिटल नहीं टूटता है लॉन्ग टर्म में, इवन एट रॉन्ग प्राइस, लॉन्ग टर्म में। बट आपकी काफ़ी इन्फीरियर रिटर्न आ सकती है फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो इसलिए इवन ऑफ ऑल दिस कंपनियां ग्रेट है, सब कुछ राइट है, बट प्राइस गलत है, तभी आपका पैसा नहीं बनेगा या बहुत कम पैसा बनेगा। तो वैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। क्या देखिए वैल्यूएशन के लिए? देखिए फाइनली बिजनेस वो वैल्यू क्रिएट करता है जिसमें कैश फ्लो आता है, मतलब घर में पैसा आना चाहिए। देखिए आज क्योंकि आप सी हैं तो समझ सकते हैं, मैं बहुत सिंपली समझा सकता हूँ। एक होता है कि आपने अकाउंटिंग प्रॉफिट दिखा दिया, पर वो पैसा आप घर नहीं लेके जा सकते, क्योंकि वो पैसा आपको या तो वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करना पड़ता है, उधार देनी पड़ती है। आपने माल बेच दिया पर आपको उधार देनी पड़ती है, और 90 दिन का उधार देना पड़ता है, 120 दिन का उधार देना पड़ता है। तो आपका प्रॉफिट आपके घर पे नहीं आया। और एक दूसरा बिजनेस होता है जो कैश में माल बेचता है, राइट। उसके तो पैसे उसी दिन आ जाते हैं। वो इनफैक्ट अपने सप्लायर को बाद में पेमेंट करता है। सप्लायर से वो 90 दिन की उधार लेगा, बट वो पैसा बेचेगा कैश में, तो उसका तो कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाता है। तो फाइनली लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट इज एन अकाउंटेंट्स ओपिनियन, कैश फ्लो इज अ फैक्ट। बैंक में जो का पैसा वो रियलिटी है, एक प्रॉफिट, एंड आई एम सेइंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ प्रॉफिट इज एन अकाउंटेंट्स ओपिनियन। इनफैक्ट अकाउंटिंग में भी ऑप्शन होते हैं डिफरेंट पॉलिसीज के कि एक डिफर कर रहे हो, आप डिफरेंट प्रॉफिट नंबर दिखा सकते हो। तो जो हमारा फोकस होता है वो कैश फ्लोज पे होता है, प्रॉफिट्स पे नहीं होता है, क्योंकि प्रॉफिट मैनेज हो जाता है। आप चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दो, आप डिप्रिसिएशन कम करो, ज़्यादा करो, मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन बदल दो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट आप बैंक में पैसे नहीं बदल सकते कैश फ्लो में। सेकेंड, वैल्यूएशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है एक चीज़ समझना कि धंधा पैसे कैसे बनाता है। देखिए कोई भी बिजनेस ना 2 तरीके से पैसे बनाता है, एक तो कैपिटल लगा के, एक धंधे को अच्छे से चला के। आज इंडिया में पहले कैपिटल की शॉर्टेज होती थी, आज कैपिटल की शॉर्टेज बहुत कम हो बची है। किसी के पास कोई केपेबल है, पैसा मिल जाएगा। मैं आपको बहुत सिंपल से एग्जाम्पल कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने एक दुकान ली और उसको भाड़े पे लगा दिया, कैपिटल लगा के दुकान खरीदी, भाड़े पे लगा दिया, आपका प्रॉफिट आ रहा है, बट आपने कोई यूनिक चीज़ नहीं की। कोई दूसरा भी वो दुकान खरीद के भाड़े पे लगा सकता था, बट इंस्टेड ऑफ वो दुकान लेने की जगह आपने वहाँ पे एक अच्छा रेस्टोरेंट खोल दिया, राइट।
जो बहुत सक्सेसफुल हो गया आपने, तो वो आपकी कैपेबिलिटी है, वो शायद कोई और रिप्लिकेट नहीं कर सकता, बिकॉज वो यूनिक स्किल है। तो ये वैल्यू कैसे क्रिएट होती है ये रेस्टोरेंट के अंदर में? क्योंकि आपने सही प्रोडक्ट बनाया, आपने सर्विस सही की, आपकी प्राइसिंग सही है, आपका एम्प्लॉय का ट्रेनिंग और बिहेवियर भी सही होना चाहिए, सब चीज़ें सही होनी चाहिए बिजनेस में। तो ये होता है ऑपरेशन से प्रॉफिट आता है। वो रियल एस्टेट का प्रॉफिट जो आ रहा है वो तो कोई भी पैसा डाल के बना सकता है, बट ये यूनिक है। ये आप एक सक्सेसफुल आपने रेस्टोरेंट बनाया और यदि आपका फॉर्मेट स्केलेबल हो तो आप इंडिया में हंड्रेड्स ऑफ रेस्टोरेंट्स खोल सकते हो, राइट? पॉसिबल है। तो ये स्केलेबल है, और यदि स्केलेबल है तो ये बहुत वैल्यूएबल है। बट जो आपने दुकान ली है वो तो आप दुकान ले सकते हो तो हजारों लोग भी दुकान खरीद सकते हैं, तो आप में कोई यूनिक नहीं है। तो ये जो कैपिटल का पोर्शन है ना, जो प्रॉफिट कैपिटल से आती है, खाली कैपिटल लगा के, वो लो मल्टीपल पे होता है, क्योंकि आपके पास पैसा है, लोगों के और के पास भी पैसा है, बट जो रेस्टोरेंट को चलाने की कैपेबिलिटी है वो तो आपके पास यूनिक है। स्किल इज द की। स्किल इज द की। द वैल्यू, जो यूनिकनेस होती है बिजनेस में, वो अलग मल्टीपल मिलता है, राइट? देखिए, हल्दीराम तो हर कोई नहीं बना सकता ना, राइट? मैकडोनल्ड्स तो इंडिया में आप देखोगे स्केल्ड फूड ब्रांड्स 5-10 होंगे, राइट? बात है, राइट? बट कैपिटल तो बहुत लोगों के पास है, बट वो यूनिक कैपेबिलिटी तो बहुत लिमिटेड है ना। ब्रिलियंट, ये अच्छा था सर, ये सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू अप्लाई चीज थी। इंटरेस्टिंग सर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस कंप्लीट डिस्कशन, कोई ऐसा क्वेश्चन जो मैं मिस कर गया और आप चाहते हो कि नहीं यार वो क्वेश्चन होना चाहिए था या उस पर डिस्कशन होना चाहिए था, उस चीज़ पे बात करते हैं। नहीं, आई थिंक नॉट दैट आई कैन, मैं सोच सकता हूँ, बट आई थिंक सबसे जो मैं लाइन वापस बोलना चाहता हूँ, मैं काफ़ी, मेरे को इंस्पिरेशन मिलती है बिहेवियर में कबीर के दोहों से। हाँ, तो मैं इन्हें कबीर का एक दोहा बदला है कि बुल में सब इन्वेस्ट करे, बेर में करे न कोई, जो रेगुलर इन्वेस्ट करे वेल्थ काहे ना क्रिएट हो। ब्रिलियंट सर। तो रेगुलर इन्वेस्ट कीजिए। कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक जरूर कर दीजिएगा। ऐसी फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन हम रेगुलरली लाते रहेंगे आप सभी के लिए। ये तो एक बड़ी डिटेल कॉन्वर्सेशन थी, इसके हम लोग शॉर्ट्स भी हमारे दूसरे चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारा दूसरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। लवली टॉकिंग टू यू। होप टू सी यू अगेन। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।